चलिए, स्वागत है आपका। साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन का सीरीज है। सीरीज का नाम है दे दना दन ब्रह्मास्त्र। इसमें आपको टॉप 25 क्वेश्चन साइंस के देखने को मिलेंगे जो रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, प्रश्न एक है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। तो बिजली के पंखे की गति कम या ज्यादा किससे हम कर सकते हैं? तो ऑप्शन है एम्पलीफायर, ऑप्शन बी है रेगुलेटर, ऑप्शन सी है स्विच और ऑप्शन डी है रेक्टिफायर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेगुलेटर। अगर हम एम्पलीफायर की बात करें तो एम्पलीफायर का काम क्या है? तो कहेंगे एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है जो साउंड यानी आवाज को कम या ज्यादा किया जाता है। यदि हम रेक्टिफायर की बात करेंगे तो रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है जो एसी करंट को यानी प्रत्यावर्ती धारा को डीसी यानी निर्दिष्ट धारा में बदलता है। एसी करंट को डीसी में आपको बदल देगा रेक्टिफायर। चलिए, 2 नंबर प्रश्न है, सबसे खराब वायु प्रदूषक उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन है धुआं, ऑप्शन बी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा खराब है वायु प्रदूषक के लिए CO2। ठीक, अगर सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? ऑप्शन ए है काइटिन का, ऑप्शन बी है सुबेरिन का, ऑप्शन सी है सेलुलोज का और ऑप्शन डी है क्यूटिन का। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका, सेलुलोज का बना होता है शैवाल की कोशिका भित्ति। चलिए, 4 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से करेंगे? ऑप्शन ए है कार्बन डेटिंग विधि, ऑप्शन बी है जैव तकनीकी विधि, ऑप्शन सी है जैव घड़ी विधि और ऑप्शन डी है यूरेनियम विधि। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यूरेनियम विधि। अगर कार्बन डेटिंग की बात करें हम, कार्बन डेटिंग विधि, तो इस विधि में क्या होता है? तो कहेंगे जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। जीवाश्म की आयु का आकलन या निर्धारण किया जाता है किस विधि द्वारा? तो कहेंगे कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। चलिए, अगला प्रश्न है, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु होते हैं। तो इसके जल के अणु क्या होते हैं? ऑप्शन है हल्के भार वाले होते हैं, उदासीन होते हैं, ऑप्शन सी है ध्रुवीय होते हैं और ऑप्शन डी है अध्रुवीय होते हैं। तो जल के अणु जो होते हैं क्या होते हैं? तो ध्रुवीय होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो विद्युत प्रतिरोध को मापने वाला कौन सा उपकरण है? तो ऑप्शन है एमीटर, ऑप्शन बी है पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन सी है वोल्ट मीटर और ऑप्शन डी है ओम मीटर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ओम मीटर जो है ये प्रतिरोध को मापता है। अगर आमीटर की बात करेंगे तो आमीटर का प्रयोग कहाँ पे होगा? तो कहेंगे विद्युत परिपथ में प्रयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा यानी करंट को मापता है आमीटर। अगर ऑप्शन बी की बात करें, वोल्ट मीटर क्या है? तो दो बिंदुओं के बीच किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच वोल्टता की माप
क्या कहलाएगा? तो वोल्ट मीटर कहलाएगा। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का काम क्या है? तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर या वोल्टेज का माप क्या कहलाएगा? तो वोल्ट मीटर कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है नियॉन, ऑप्शन सी है आर्गन और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो सूर्य की सतह पर एक हाइड्रोजन और एक हीलियम पाया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा कौन? तो हीलियम। अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, और एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक मास होता है 4। ठीक, याद कर लीजिएगा। अगर नियॉन की बात करें तो नियॉन के एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो नियॉन का परमाणु क्रमांक, तो एटॉमिक नंबर 10 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 10। और एटॉमिक मास की बात करेंगे, एटॉमिक मास का, तो एटॉमिक मास होता है इसका 20। यदि आर्गन की बात करें, आर्गन का एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर आर्गन का होता है 18। एटॉमिक मास की बात करें, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, तो इसका होता है कितना? 40। तो ये सब तीनों क्या है? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन क्या है? तो कहेंगे सभी अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है, या इसी को कहा जाता है उत्कृष्ट गैस। तो उत्कृष्ट गैस 6 गो होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, प्रोटॉन, जेनॉन और रेडॉन। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक मास, तो इसका होता है 16। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैविक खाद के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए है नीम, ऑप्शन बी है इजोला, ऑप्शन सी है यूरिया और ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो इजोला का प्रयोग होता है, तो इजोला ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगर यूरिया की बात करें तो यूरिया के रासायनिक सूत्र पूछ लेता है। अगर केमिकल फॉर्मूला की बात करें, यूरिया के रासायनिक सूत्र, तो यूरिया के रासायनिक सूत्र कितना होता है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है CH4N2O। तो ये आपको याद रहना चाहिए, यूरिया के रासायनिक सूत्र हो गया CH4N2O। अब पोटेशियम की हम बात करें तो पोटेशियम के एटॉमिक नंबर कितना होगा? एटॉमिक नंबर, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 19। अगर एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक मास का, तो इसका होता है 39 यानी 39। ठीक, चलिए प्राकृतिक लवण किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक लवण किसका बहुलक है? ऑप्शन ए है आइसोप्रीन का, ऑप्शन बी है एथिलीन का, ऑप्शन सी है स्टाइलिन का और ऑप्शन डी है बीटाडाइन का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो कहेंगे आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अगर एथिलीन की बात करें हम, एथिलीन को एथीन भी कहा जाता है, एथीन भी कहा जाता है, एथिलीन को एथीन भी कहा जाता है। तो ये क्या है? तो कहेंगे क्या है? तो हाइड्रोकार्बन है। अगर इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो C2H4 होता है। एथीन का रासायनिक फॉर्मूला कितना? तो C2H4 होता है। अगर हम स्टाइलिन की बात करें, स्टाइलिन के, तो ये भी क्या है? तो कहेंगे ये अभी एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। अब इसका
रासायनिक फॉर्मूला कितना होता है, तो कहेंगे C8H8 स्टाइलिन का रासायनिक फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए आप लोग के लिए मोटिवेशन है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन क्या है, तो बोलेंगे एक एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है, तो इसका खोज किसने किया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन के खोज किए थे। अगर विलियम हार्वे की बात करें तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण का खोज किए थे। रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताए थे कौन, विलियम हार्वे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए देखिए, प्रकाश संश्लेषण जब होगा तो क्या क्या आवश्यकता है, तो एक तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, एक गैस हो गया। दूसरा हमको क्या चाहिए, H2O चाहिए। पानी चाहिए जो क्या हो गया, यौगिक हो गया। तीसरा क्या चाहिए, तो सूर्य का प्रकाश उपस्थित होना चाहिए, यानी सूर्य के प्रकाश में ही क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगर सूर्य के प्रकाश ना हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा, जैसे रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता है। तो यहाँ पर है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न है एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे। तो कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है, तो कोशिका समूह को ऊतक कहा जाता है। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। तो प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत होता है, अब समझिए पहले। अगर मान लीजिए हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में 55% क्या है, तो कहेंगे 55% होता है प्लाज्मा। अब 45%, तो 45% की बात करेंगे तो इसमें आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा और प्लेटलेट्स होगा। तो ये तीनों मिलकर 45%, ब्लड में 55% होगा प्लाज्मा ब्लड। अब इस 55% ये अपने आप में 100% है, 55% अपने आप में 100% है। तो इसमें देखिए 90% क्या रहेगा, तो कहेंगे जल रहता है, 90% जल रहता है, और 10% क्या रहता है, तो कहेंगे प्रोटीन रहेगा, हार्मोन रहेगा, नमक रहेगा इत्यादि और सब रहेंगे। ठीक है, तो 10% में अन्य पदार्थ, 90% में केवल जल रहता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 90%। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है। तो प्राकृतिक रूप से फल पक जाए, ये नहीं कि जो कांचे फल को तोड़ लिया उसको पकाएं, तो वो नहीं, प्राकृतिक रूप से पूछ रहा है। तो प्राकृतिक रूप से कौन सा है, तो ऑप्शन ए है काइनेटिन, ऑप्शन बी है जिबरेलिक, ऑप्शन सी है ऑक्सिन, ऑप्शन डी है एथिलीन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा एथिलीन। एक हार्मोन होता है जो हर एक प्लांट में रहता है, जो भी फल देने वाला पौधा है, जब फल दे के पके तो उसमें एथिलीन रहता है। एथिलीन का काम क्या है, तो उस फल को पकाना। अगर काइनेटिन की बात करें तो काइनेटिन का काम क्या है, तो काइनेटिन एक पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन को बढ़ाता है। काइनेटिन क्या है, तो कहेंगे पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है।
अगर हम जिबरेलिन की बात करें तो ये क्या है, तो कहेंगे ये भी पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन है, तो इसका काम क्या रहता है पौधा में, तो जैसे फल फूल में वृद्धि लाता है और उसे विकसित करने में सहायक होता है। ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन ये भी क्या है, तो कहेंगे पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन है जो पौधे को पूर्ण रूप से विकसित करता है। और चलिए 15 नंबर प्रश्न है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषण कौन सा है, जो भूमिगत जल को दूषित करता है। तो ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है शैवाल, ऑप्शन सी है आर्सेनिक, ऑप्शन डी है विषाणु। तो आर्सेनिक जो है ना, आर्सेनिक ये भूमिगत जल को दूषित करने वाला क्या है, अजैविक प्रदूषक है। ठीक है, अब आर्सेनिक की अगर हम बात करें, आर्सेनिक के, तो अगर मान लीजिए पीने वाले जल में 10 पीपी से ज्यादा मात्रा वाले पानी नहीं पीना चाहिए। जिस जल में 10 पीपीवी से अधिक आर्सेनिक की मात्रा है उस पानी को नहीं पीना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, यानी ट्रांसपेरेंट की बात कर रहा है कि पहले बार हृदय का प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए है विलियम हार्वे, ऑप्शन सी है हॉपकिंस, ऑप्शन बी है हॉपकिंस, ऑप्शन सी है लुइस पास्चर और ऑप्शन डी है क्रिश्चियन बोनार्ड। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका क्रिश्चियन बोनार्ड। दक्षिण अफ्रीका के निवासी थे, पहली बार हृदय प्रतिस्थापन किए थे। अब देखिए अगर विलियम हार्वे की बात करें तो विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण का पता लगाए, विलियम हार्वे खोज किए। अगर हॉपकिंस की बात करें तो कहेंगे हॉपकिंस ने क्या किया, तो बोलेंगे विटामिन ए की खोज किए। कब किए थे, तो कहिएगा 1912 ईस्वी में किए थे हॉपकिंस। लुई पास्चर, तो लुई पास्चर क्या किए, टीका की खोज किए। ठीक है, जिसका नाम क्या है, तो रेबीज के टीका, रेबीज का टीका का खोज किए थे लुइस पास्चर। रेबीज कब होगा, तो पागल कुत्ते के काटने से आपको रेबीज होता है। चलिए किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है। अब आनुवंशिकता के विज्ञान को क्या कहा गया है, आनुवंशिकी कहा गया है। किनके द्वारा, ऑप्शन ए है मेंडल के द्वारा, ऑप्शन बी है कोरेंस के द्वारा, ऑप्शन सी है मुलर के द्वारा, ऑप्शन डी है बेटसन के द्वारा। अब इसमें कितना बच्चा सब फंस जाता है कि किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता है, तो कितना लड़का मेंडले मारेगा, जबकि मेंडल होगा नहीं। मेंडल को तो आनुवंशिकता के पिता कहा गया। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका डी बेटसन के द्वारा। अगर मेंडल की बात करें तो मेंडल के कहेंगे आनुवंशिकता के पिता। आनुवंशिकता के जनक या पिता, तो किसको कहेंगे, हम मेंडल को कहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो फ्लाई ऐश किसके द्वारा उत्पन्न होगा, तो कहेंगे जब कोयला को जलाएंगे ना, कोयला को जलाएंगे तो उसका जो राख बचेगा उसी को फ्लाई ऐश कहा जाता है। तो ज्यादातर कोयला कहाँ प्रयोग होगा, तो कहेंगे थर्मल पावर प्लांट में ज्यादा मात्रा में कोयला का प्रयोग होता है। तो वहीं कह रहा है फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो कहिएगा आप थर्मल पावर
प्लांट के द्वारा उत्पन्न होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा मात्रा में कोयला का प्रयोग किया जाता है। चलिए ऑप्शन, चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, तो कौन सा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा? तो ऑप्शन ए है डायनेमो, ऑप्शन बी है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी है विद्युत मोटर और ऑप्शन डी है इंडक्टर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर में क्या है, तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। जबकि डायनेमो की बात करें तो डायनेमो क्या करेगा, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करेगा। चलिए अगला प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होता है कहाँ से आता है? तो प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में अभी तो बताए थे, एक जल चाहिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और एक क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश। ये तीन गो चीज जब रहेगा तभी तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा। तो यहाँ कह रहा है कि जो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, तो ऑक्सीजन देखिए तो कहाँ से आएगा, तो कहेंगे ऑक्सीजन जल से आएगा। ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, तो जल से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए जल से आपका करेक्ट है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? अगर मान लीजिए हम उर्वरक का, फर्टिलाइजर का ज्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, एक तो हमारा मृदा प्रदूषण होगा, यानी मिट्टी पॉल्यूशन होगा, दूसरा जल पॉल्यूशन भी होगा और वायु पॉल्यूशन भी होगा। तो तीनों देखने को मिलेगा, तीनों पॉल्यूशन होगा। तो हम कहेंगे ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा नहीं है? ऑप्शन है प्रकाश, ये तो हुक्मे करता है। उसके बाद एक्स किरण ये होता है। ऑप्शन सी है परा श्रव्य तरंग और ऑप्शन डी है उष्मीय विकिरण। तो उष्मीय विकिरण क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, परा श्रव्य तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है। बाकी जो प्रकाश है, एक्स किरण है और उष्मीय विकिरण है, ये सब क्या होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। चलिए 23 नंबर, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। तो मनुष्य की त्वचा तो कहाँ की सबसे मोटी होगी? तो तलवे की त्वचा सबसे ज्यादा मोटी होती है। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? स्टेथोस्कोप क्या है? स्टेथोस्कोप तो जो डॉक्टर के द्वारा प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या कहेंगे, तो हम कह सकते हैं रक्त की दिशा या प्रवाह की दर मापा जाता है कि रक्त कितना स्पीड में अभी प्रवाह कर रहा है, स्टेथोस्कोप से मापा जाता है, जो डॉक्टर उपयोग करते हैं। तो लेनेक आविष्कार किया था लेनेक ने, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप जो कान में डॉक्टर लगा लेते हैं और हाथ पर रख कर ऐसे चेक करते हैं लोग, इसको बीपी ब्लड प्रेशर मापा जाता है। उसमें क्या होता है, रक्त की चाल बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसी को पता लगाने में स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। चलिए पीडियाट्रिक निम्न में से किसका अध्ययन से संबंधित है? तो पीडियाट्रिक अस्थि रोग से, हृदय रोग से, शिशु रोग से और नेत्र रोग से। तो पीडियाट्रिक का अध्ययन शिशु रोग के लिए, शिशु रोग, ठीक है। अगर हम अस्थि का बात करें तो ऑस्टियोलॉजी कहेंगे। ऑस्टियोलॉजी तो अस्थि रोग के अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, हृदय रोग के अध्ययन कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी होता है। और नेत्र की बात करें, नेत्र रोग के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्थोमोलॉजी कहा जाता है। ऑप्थोमोलॉजी नेत्र रोग से संबंधित अध्ययन को ऑप्थोमोलॉजी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पीडियाट्रिक शिशु रोग से, अस्थि रोग से तो ऑस्टियोलॉजी अस्थि रोग से संबंधित है। अगर हम हृदय की बात करें तो कार्डियोलॉजी, अगर नेत्र रोग
से संबंधित अध्ययन को क्या कहेंगे, तो ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। चलिए 25 क्वेश्चन का सीरीज था जो आपका समाप्त हुआ। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जो भी प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो रिपीटेड प्रश्न है, रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे हुए प्रश्न है।